नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज का टॉपिक है अपना सेक्शन 35B। Till yesterday we have completed up to section 35A, and now today is the what chance of number of 35B, section 35B. Very important for your prelims, very important for your prelims. And first question in your prelims will come from the heading itself. Which section deals with the costs for causing delay? ये ध्यान रखना, there are two words, these are the costs for causing delay. डिले करने के लिए, यानी कि हिंदी में बोलें इसको तो विलंब करने के लिए खर्चा, विलंब करने के लिए खर्चा। अब पढ़ते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को। तो पहला क्वेश्चन आपको बताया मैंने, द फर्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, एंड सेकंड इज दिस, इफ ऑन एनी डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द सूट और फॉर टेकिंग एनी स्टेप देयर इन। ये समझिए, if on any date for the hearing of a suit or for taking any step therein, क्या है? if the date is fixed, तारीख फिक्स कर दी गई है किस बात के लिए? that for the hearing of the suit, उस केस की सुनवाई होगी, or for taking any step like yes, you want to amend the plaint, you file the amended plaint. You want to deposit the deficient court fees, you should file it. You have to file some fees for the issuing summons, वो fees कीजिए. There may be so many steps which you are required to. You want to produce. You wanted to take some time for filing some document. Now you file that document. You wanted to call some witness. You produce that. For taking any step. तो this is general term. एक कोई सा भी step हो सकता है. Their date was fixed. Question ये है, बात important क्या है? एक डेट फिक्स कर दी गई थी, उस डेट पर यह निर्धारित था कि कोई कार्रवाई होगी या कोई पार्टी जिसका उसने जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मैं उस डेट पर ऐसा करूंगा, तो वो उसने करना था। डेट वाज फिक्स फॉर दैट। ठीक है, क्या होता है उस डेट पर? पढ़िए अगला। ए पार्टी टू द सूट फेल्स टू टेक द स्टेप which he was required by or under this code to take on that date. तो या तो वो he was expected to do something which he failed to do, जो काम आपने करना था आपने उस दिन नहीं किया, और what you did, और देखो यहाँ पे लिखा और, इस तरीके से ब्रैकेट को पढ़ना चाहिए हमेशा कि whether this is the case of and or this is the case of or, हमेशा ध्यान से पढ़िए इस तरीके से। obtains an adjournment for taking such a step or producing
evidence or on any other ground. So basically you should concentrate only on these 2 points, initial lines A and B. Either he fails to take step which he was required or he obtains the adjournment. साहब जनाब क्या तारीख दे दो. देखो होता क्या है, generally in civil cases, generally it is seen in the civil cases, one of the party wants to drag the case, कि किसी तरीके से केस खिंच जाए. फॉर एग्जाम्पल विवेक यादव से के खिलाफ मनी रिकवरी का सूट आया. डॉली मेहता मैडम फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द विवेक यादव. नाउ विवेक यादव इज द डिफेंडेंट एंड डॉली मेहता इज द प्लेंटिफ. तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया कि साहब मुझे 50,000 रुपए की रिकवरी है. ऑल एविडेंसेस आर विद द डॉली मेहता टू प्रूव हर केस. ऐसा भी नहीं कि कोई सबूत नहीं है. नो विवेक यादव ने अपने वकील साहब से कहा, क्या कहा कि वकील साहब पैसे तो आई वांट टू गिव हर मनी, जस्ट डू ए फेयर फॉर मी, यू ड्रैग दिस केस एज मच एज पॉसिबल. किसी भी तरीके से यू ड्रैग द केस so that I get the maximum time to arrange the money. एक बार पैसे का इंतजाम हो जाएगा, I will give her back. तो यहां पर what is the task of the advocate? To drag this case. और सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लीजिए अदिति श्रीवास्तव मैडम है. अदिति श्रीवास्तव मैडम का इनका साथ इनकी जो क्लाइंट है गिरीशा मीना मैडम. गिरीशा मैडम क्या कहती है, मैडम फीस नहीं है, दे देंगे आपको, दे देंगे, हर तारीख पे कुछ ना कुछ दे जाएंगे आपको. तो मैडम भी अपने जो है अदिति मैडम भी अपना खुर्राट वकील है कि ठीक है, ये भी हर डेट पर उस केस को इतना लंबा खींच रही हैं. अब इतना लंबा खींच रही हैं क्यों, जितनी बार क्लाइंट आएगा उतनी बार फीस देके जाएगा. तो देयर मे बी सो मेनी रीजंस फॉर कॉजिंग डिले टैक्टिक्स बोलते हैं इसको. एडवोकेट्स पार्टीज अपने अपने हितों की वजह से उसको डिले करते हैं. And now delay is what? Injurious to the dispensation of justice. तो डिले ही हम नहीं चाहते हैं. लेजिस्लेचर की पॉलिसी क्या है, the cases should be disposed at earliest. जितनी जल्दी हो सकता है केस का डिस्पोजल हो, so that justice should not only be done but it must be seen to be done. लोगों को दिखे कि हाँ भाई वाकई में केस डाला और उसका केस का निर्णय आया और केस वाकई में कुछ न्याय हुआ इस तरीके से. तो how to curb such kind of practices, and for that purpose is 1976 के amendment से this clause was added 35B. You please see the Bail Act and you see 35B. I think you will see somewhere. If it is not, it should be there. It was added. Fine. So यहाँ पर क्या किया गया इस provision से कि now it will be seen if you are taking adjournments. If you have taken the date was fixed that you will take a particular step, but you are not taking that step, or you are now taking adjournment for that, then what will be the consequence? This is all about section 35B. What it says? Read it. Then court may make an order requiring such party to pay to the other such cost as would in the opinion be reasonably sufficient to reimburse the other party in respect of expenses. अब ये समझिए क्या है, देखिए लाइन में क्या है, एक एक लाइन काम की है आपके. क्यों, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है इस क्लास में व्हाट इज माय मोटो. मेरा इस क्लास में ये मकसद होता है कि मैं आपको केवल लॉ ही नहीं समझाऊं कि सेक्शन 35B ही समझाना है. बेसिकली आई वांट टू टीच यू हाउ यू शुड रीड द बेल एक्ट. बेल एक्ट को पढ़ना कैसे आना चाहिए. यकीन मानिए अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे जो काफी सीनियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं अपने आप को, मेंस देकर के आ रहे हैं, दे अप्लाई फॉर हियर लॉ रिसर्चर की पोस्ट पर, एक दिन नहीं टक पाते हैं. यहां पर 2 वाक्य ऐसे हो चुके, हाथ जोड़कर गए कि सर हमें नहीं पता था, आप इतनी बारीकी से बेरेट पढ़वाओगे हमसे. तो मैंने कहा फिर करने क्या हो यहाँ पे. तो आई वॉन्ट टू टीच यू दैट आर्ट कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, वो भी इस क्लास का मकसद होता है. वरना तो कोर्स बहुत तेजी से भगाया जा सकता है. अगर इस क्लास में आपने ये सीख लिया कि पढ़ना कैसे है, तो आप बहुत सारे एक्ट्स खुद भी पढ़ लोगे. आप समझ रहे मेरी बात. आप
तो इसको देखते हुए पढ़िए कोर्ट क्या कर सकती है। एक काम हो चुका, नाउ द पार्टी हैज फेल्ड टू टेक स्टेप और द पार्टी इज टेकिंग एडजर्नमेंट, देन व्हाट द कोर्ट कैन डू। यहां ये काम किया पार्टी ने, इसको ऐसा समझिए, ओकेजन क्या था, डेट वाज फिक्स्ड फॉर टेकिंग स्टेप और हियरिंग, दिस वाज द ओकेजन। नाउ हु आर द प्लेयर, पार्टी। पार्टी ने क्या किया, डिड नॉट टेक एनी स्टेप, इसे कहते हैं फेल्ड, फेल्ड टू टेक स्टेप। और क्या साहब, एडजर्नमेंट दे दो, तारीख दे दो। ये पार्टी ने किया। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट, व्हाट विल डन बाय द कोर्ट, कोर्ट का काम आ गया। अब कोर्ट ने क्या करना है वो आपने पढ़ना है। ये है कोर्ट, कोर्ट में, इट मीन्स व्हाट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में मेक एन ऑर्डर, कोर्ट एक आदेश पारित कर सकती है। कैसा आदेश, रिक्वायरिंग सच पार्टी, ऐसी पार्टी को से इच्छा कह सकती क्या, टू पे टू द अदर पार्टी, कि दूसरे पार्टी को वो पे करे, दैट दिस पार्टी, विच पार्टी, सच पार्टी मीन्स पार्टी सीकिंग एडजर्नमेंट। सच पार्टी शब्द क्या है, सच पार्टी, सच पार्टी मीन्स पार्टी सीकिंग एडजर्नमेंट। सच पार्टी में बी आस्क्ड टू पे टू द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को पेमेंट करने के लिए क्या, सच कॉस्ट, सच कॉस्ट, वैसी कॉस्ट, वैसा खर्चा दिलाया जाएगा। कैसा खर्चा दिलाया जाएगा, एज वुड इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रीजनेबली सफिशिएंट टू रीइंबर्स, कि उस पार्टी को रीइंबर्स करना है, रीइंबर्स द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को रीइंबर्स करना है। अब रीइंबर्स का मतलब क्या है, कि रीइंबर्स का मतलब होता है कि आपने जो हिंदी में बोलते हैं रीइंबर्स को, प्रतिपूर्ति, व्ययों की प्रतिपूर्ति, मतलब व्हाट आपने जितने एक्सपेंस करा आपको उसका रीइंबर्स हो गया। आपने अपने नौकर को कहीं भेजा और उसके फिर जितने आने जाने में खर्च पैसे हुए आपने एग्जैक्टली लगभग उसको उतने पैसे दे दिए, तो आपने क्या किया, उसको रीइंबर्स कर दिया। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपने मेडिकल खर्चे हुए, आपने मेडिकल बिल लगा दिए, गवर्नमेंट ने आपको मेडिकल के पैसे दे दिए, तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स हो गए। तो यहां पर क्या, रीइंबर्स दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को रीइंबर्स करना है। किस संबंध में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, उन खर्चों के संबंध में। कौन से खर्चों के संबंध में, incurred by him in attending the court on that date। ध्यान रखना, on that date, these words are very important, on that date, उस डेट को अटेंड करने के लिए, यानी कोर्ट में आने के लिए, कोर्ट को अटेंड करने के लिए दूसरी पार्टी का जो खर्चा हुआ उसके रीइंबर्समेंट के लिए आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मैं हूं प्लेंटिफ, आप हैं डिफेंडेंट, नाउ आई एम सीकिंग एन एडजर्नमेंट, तो कोर्ट कैन आस्क मी, यू पे प्लीज ₹5,000। किसको दिलाया जा रहा है ये कॉस्ट, अदर पार्टी को दिलाया जा रहा है। यू पे टू द डिफेंडेंट ₹5,000, व्हाई, बिकॉज यू आर सीकिंग एडजर्नमेंट and that defendant has come to the court, he must have incurred some expenses, he must have incurred some traveling expenses, he must have lost some work, so now the other party should be reimbursed. So this is the cost, the purpose of cost is what, reimburse the other party। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि 35B में, तो 35B में जो कॉस्ट अवार्ड की जा रही है, द पर्पज ऑफ अवॉर्डिंग द कॉस्ट अंडर सेक्शन 35B क्या निकल के आता है, इट इज टू रीइंबर्स द अदर पार्टी फॉर व्हाट, फॉर द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय हिम ऑन दैट डेट, ऑन अटेंडिंग दैट डेट, इन अटेंडिंग दैट डेट, उस कोर्ट को, उस तारीख में, उस तारीख पर कोर्ट में आने के उसके जो खर्चे हुए उसके प्रतिपूर्ति के लिए, कॉस्ट के लिए ऑर्डर कर सकती है। यहां समझ में आया नहीं आई बात, तो यहां तक समझ में आया हो तो मुझे बताइए प्लीज फास्ट। नेक्स्ट कम टू दिस,
कोर्ट में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, ये ध्यान रखना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, इट मीन्स while making such an order, court will have to mention the reasons for reasons. Court will record the reasons कि why it is being why the court is making such an order. इस ऑर्डर को कोर्ट क्यों कह रही है दूसरी पार्टी को कि क्यों खर्चा दिलाया जा रहा है, कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा इसमें, तो कोर्ट विल हैव टू मेंशन द रीजंस हियर आल्सो एंड अटेन दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, समझ में बताइए आपको। तो ये रहा रीजंस टू बी रिकॉर्डेड क्यों होंगे, क्योंकि रीइंबर्समेंट के लिए चाहती है कोर्ट ये। तो यहां तक आया, अब अगले पॉइंट पर आइए इसमें, एंड पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट, एंड पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट on the date next following the date of such order shall be a condition precedent। क्या मतलब, this payment shall be the condition precedent to the further prosecution। समझिए क्या मतलब है, क्या payment of such cost and the payment of such cost ऑन द नेक्स्ट फॉलोइंग डेट, इस डेट पर जो ऑर्डर हुआ है, इस डेट पर जो ऑर्डर हुआ है उसकी पेमेंट, द पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट शैल बी कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्व शर्त होनी चाहिए टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन। मतलब अगर आप चाहते हैं, जिस पार्टी को ऑर्डर किया गया है, अगर वो चाहती है कि प्लेंटिफ है कि वो आगे सूट चले उसका, तो उसको पहले जो ये ऑर्डर हो गया कॉस्ट देने का, अगर उसने पेमेंट नहीं की तो आगे कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है, एंड पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट, ऐसे खर्चों का दे पेमेंट करना, कब करेंगे, ऑन द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग, जो नेक्स्ट तारीख लगेगी, डेट लगेगी, उस डेट पर अगर आपने पेमेंट करेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। इसे कहते हैं कंडीशन, पूर्व शर्त है। shall be a condition precedent to the further prosecution of the suit by the plaintiff where the plaintiff was ordered to pay such cost, the defense by the defendant where the defendant was ordered to pay such cost। समझिए क्या मतलब इस बात का। Now, if the plaintiff was ordered, where the plaintiff was ordered to pay the cost, and he does not pay, then there will be no further prosecution of the suit of the plaintiff. You cannot move further in your case, Mr. Plaintiff. You cannot move further with your suit without paying to the other party. And in case of defendant, if the defendant was ordered, where the defendant was ordered, in that case it will be a condition precedent for कि if he does not pay, he cannot further prosecute his defense। फिर वो अपने डिफेंस को आगे मूव नहीं कर सकता, तो जब तक वो उस पेमेंट को दे नहीं देता। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने ये सिर्फ देखा कि दिस इज फॉर द कॉस्ट फॉर डिले बेसिकली, and this is being ordered by the court, this is the discretionary power of the court, and the purpose, because of the word may, and the purpose is what, to reimburse the other party, in respect of the expenses incurred by that party in attending the court on that day। And the how it can be, if what is the remedy in this case, कि how you can ensure that the other party should pay, other party नहीं पेमेंट करेगी, तो अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द सूट बाय द प्लेंटिफ सूट लेकर आया था कि भाई तुम्हारा सूट आगे नहीं बढ़ेगा अगर तुमने पेमेंट नहीं की। अगर डिफेंडेंट को पेमेंट करने के लिए कहा गया था, डिफेंडेंट नहीं करता है तो वो अपने डिफेंस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता वो।
तो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ दिस। अब मुझे बताइए 35B का इतना पार्ट समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। वेयर सेपरेट डिफेंसेस हैव बीन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट्स or group of defendants, payment of such costs shall be a condition precedent to further prosecution of the defense by such defendants or group of such defendants as have been ordered by the court to pay such costs। अब यहां पर क्या मतलब है? I read the direct language for you, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़िए। क्या पर है? Where separate defenses have been raised by the defendants or group of defendants। ये समझिए क्या है, इन वर्ड्स को समझिए केवल बस, ये जो मैंने ब्लू में सर्कल किया है। Where separate defenses have been raised by the defendants or group of defendants, suppose there are many defendants D1, D2, D3, D4, there and so on। So there are many defendants and they are bringing their different separate defenses WS1, WS2, WS3 and so on। So this is the case, separate defenses have been raised by the defendants। अलग अलग इन डिफेंडेंट से अलग अलग अपने डिफेंस को लिया है। समझ रहे हैं बात? सपोज कीजिए मैं हूं प्लेंटिफ एंड ऐसे कि विधि जुडिशियल एकेडमी द प्लेंटिफ, ऐसे करते हैं। विधि जुडिशियल एकेडमी द प्लेंटिफ एंड देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड देयर ड्यूज। उन्होंने ड्यूज पेमेंट नहीं किया है और बहुत सारे उन्होंने सर्विसेज ले ली हैं, नोट्स अवेलेबल कर लिए, वीडियोज अवेलेबल कर लिए। नाउ विधि जुडिशियल एकेडमी हैज सूड देम। सो नाउ दीज 10 डिफेंडेंट्स आर टेकिंग सेपरेट डिफेंसेस। Someone is saying something else, किसी का डिफेंस है कि मुझे कोरोना हो गया था, देयर वाज सम मेडिकल रीजन, सम पॉवर्टी रीजन, सम एग्जाम रीजन, सम टेक्निकल रीजंस, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट, डिफरेंट डिफेंसेस आर बीइंग टेकन। तो दिस में भी केस, तो दिस एक्सप्लेनेशन इज डीलिंग विद सच कंडीशंस देन व्हेन देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स, है ना, मोर देन वन डिफेंडेंट्स एंड दे आर टेकिंग सेपरेट डिफेंसेस और देयर में भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स। एक सूट है जिसमें 4-5 भाइयों के साथ अलग अलग, 2 भाई अलग लड़ रहे हैं, 2 भाई लड़ रहे हैं, तो ग्रुप्स हो गए डिफेंडेंट्स के, ऐसी सिचुएशन डील कर रहे हैं। ऐसे उसमें क्या होगा, पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट शैल बी, अगर मान लीजिए ऐसे उसमें ऑर्डर कर दिया गया, एक ग्रुप को कर दिया गया, देयर आर मान लीजिए D1 प्लस D2 एक ग्रुप है, D3 प्लस D4 सेकेंड ग्रुप है। दिस ग्रुप D1 and D2, this D1 and D2 has been ordered to pay this, so that will be the condition precedent जो है, जो condition precedent will be applicable on only upon them कि your defense cannot be taken unless you pay the cost imposed upon you under section 35B। 35B में जो आपको पास कॉस्ट डाली गई है, आप पे कॉस्ट इंपोज की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पे दोज कॉस्ट, then your defense may be taken on record, you cannot prosecute your defense unless you paid। so this is the case। तो जिस ग्रुप पर लायबिलिटी थी उसी ग्रुप पर वो कंडीशन इंपोज होगी। ऐसा नहीं कि D3 D4 का भी डिफेंस नहीं लिया जाएगा, they will not be harmed with this। so if D1 and D2 are responsible to pay, therefore only this restrictive application will be applicable upon D1 and D2। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट इफ पेड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट। ये समझिए, द कॉस्ट समझिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, अगर प्रीलिम्स को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो। The cost ordered to be paid under subsection 1 shall not, if paid, समझिए, cost paid shall not be included in the cost awarded in the decree।
ये समझिए क्या मतलब है, इसको ऐसे देखिए आप। ये if the cost for what, these are the cost for delay, 35 की जो cost है, these are the cost for delay. Now decree has been passed in the suit. It means what, the case has been finally disposed, case को dispose कर दिया गया, case has been disposed finally. Now decree has been passed. Now this is the question of cost of the suit, कि उस सूट की कॉस्ट क्या होगी अभी। तो दिस इज द मैंडेट ऑफ 35B की क्लॉज 2 का, कि ये जो डिले वाली कॉस्ट है, दैट शुड नॉट बी, शैल नॉट बी इंक्लूडेड, दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द सूट्स। समझे, जो डिक्री का पार्ट नहीं बनाएंगे इसमें। तो दिस इज द अगेन क्वेश्चन कि वेदर द कॉस्ट फॉर डिले और वेदर द कॉस्ट इम्पोज अंडर सेक्शन 35B आर द पार्ट, कैन बी द पार्ट ऑफ द डिक्री और नॉट। आंसर इज नो। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फटाफट कैसे क्वेश्चन आएगा। फिल्म से क्वेश्चन कैसे आएगा लिखिए जरा, यहां से देखिए, यहां तक समझ में नहीं आएगा, वरना इस पर ध्यान से फोकस कीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 35B if paid option A shall be included in cost of सूट। बी सेक्शन 35 जब आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ सूट में, सेक्शन 35 उसकी बात कर रहे हैं, उसमें अवार्ड ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नंबर 2 शैल नॉट बी इंक्लूडेड, शैल नॉट बी इंक्लूडेड। सी none. D discretion of the court. Answer is shall not be included. ठीक है, shall not be included in this. ठीक है, तो so when, देखिए होता क्या है, when the decree has been passed, then the court ascertains कि what should be the cost of this suit and who shall pay these cost. तो डिले वाली जो कॉस्ट है ये सूट की कॉस्ट में इंक्योर नहीं मानी जाएंगी, और यहीं से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आता है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़िए इसी का, बड़े नेक्स्ट पार्ट। बट इफ सच कॉस्ट आर नॉट पेड, ए सेपरेट ऑर्डर शैल बी ड्रॉन अप। अगर ये कॉस्ट को पेमेंट नहीं की गई है, देन ए सेपरेट ऑर्डर शैल बी ड्रॉन अप indicating the amount of such costs and the names and the addresses of the persons by whom such costs are payable, and the order so drawn up shall be executable against such persons. So this is the direct language of the remaining part of clause 2. क्या मतलब है इसका, ये हो गया। इफ द कॉस्ट आर नॉट पेड, अगर ये कॉस्ट की पेमेंट नहीं की गई है तब क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, देन द कॉन्सिक्वेंस विल बी व्हाट, द कोर्ट विल पास ए सेपरेट ऑर्डर, द केस इज बीइंग डिस्पोज नाउ, एंड नाउ Mr. X has not paid the costs so awarded by this court. Now therefore a separate order, एक अलग से आदेश पारित किया रहा है, यानी separate order means डिक्री से अलग। This is the order passed separately from the decree, apart from the decree. Decree का अलग है, that is on the merits of the case. Decree has been awarded on the merits of the case. Now this order has been passed only
Why? Because the party did not take those steps which he have taken as a responsibility, or the party was seeking adjournment and the cost was awarded upon him and he did not pay. So एक अलग से ऑर्डर पास किया जाएगा और भाई साहब लिखा जाएगा कि 5,000 देने थे, अमाउंट ऑफ इंडिकेटिंग कॉस्ट, अमाउंट ऑफ सच। एक बात, नेम्स किसको देने थे एंड एड्रेसेस, उनके एड्रेस उन व्यक्तियों के जिनको पेमेंट करनी थी। एंड देन द ऑर्डर सो ड्रॉन अप, ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है शैल बी एग्जीक्यूटेबल, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अगेंस्ट सच पर्सन, उन व्यक्तियों के खिलाफ उसको आदेश को फोर्सफुली उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, उसको मनवाया जा सकता है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो दिस इज व्हाट द 35B की सेकंड क्लॉज। अब ये समझ में आया नहीं है, बताइए मुझे। तो दिस इज 35B। क्वेश्चन देख लीजिए। इन द CPC सेक्शन 35 इज एडेड बाय द अमेंडमेंट 1976 फॉर कॉजिंग डिले। Cost imposed under section 35B shall be included in the cost awarded in the decree passed, shall not be included, shall if not paid be executable against the person on whom the costs have been imposed। D only B and C पंजाब जुडिशियल सर्विस में क्वेश्चन आ चुका। अब आप समझिए दुनिया क्या करती रही है ना, क्या होता रहा ये कि करते रहे केवल क्या 35B की हेडिंग याद कर ली बस, और क्वेश्चन कहां से आया कि अगर ये कॉस्ट पेमेंट हुई है ना तो इंक्लूड होगी, कॉस्ट ऑफ सूट में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, वो एग्जीक्यूटेबल सेपरेट ऑर्डर होगा नहीं होगा, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो दैट इज व्हाई आई एम डीलिंग इन सच डिटेल ऑल दीज थिंग्स। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स में ऐसी चीजें डिटेल में डिस्कस हो सकती हैं। तो फाउंडेशन कोर्स का मजा ही कुछ हो रहा है। एक बार ढंग से तसल्ली से डिटेल में चीजों को समझ लिया, उसके बाद में उसको रिवीजन करते रहिए और जज बन जाइए। रखा ही क्या है इसमें बस, फिर है ना। तो दिस इज 35A एंड 35B। तो मैंने यहां से लेके मतलब अब लगभग सारे सेक्शन को डील किया आपके बड़े प्यार से, एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया भी होगा। किसी को यहां से कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।